हेलो इग्नू स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEB 181 हिंदी मीडियम कोर्स के लिए। इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का भी कोर्स का आपको PDF शेयर करूंगा। ये हिंदी मीडियम का है। पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम ASCC BEB 181 2023, यानी कि जिन लोगों को मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिशन करने होते हैं उनके लिए यह क्वेश्चन वैलिड है। ठीक है, 2023 इसमें लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। खंड ए, खंड क, खंड ख, ठीक है, ये 2 खंड में इसका दिया गया है और मैं एक एक करके आपको इसका क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दोनों आपको बता देता हूँ। इसकी PDF आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व किया गया है, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इसमें देखिए 100 अंक का एग्ज़ाम ये होता है बिल्कुल, और सभी प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं, ठीक है। खंड का में पहला क्वेश्चन है, वर्तमान संदर्भ में वनों का पारिस्थितिक महत्व क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था, वर्तमान संदर्भ में वनों का पारिस्थितिक महत्व क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वन विविध पौधों और जानवरों के लिए पर्यावरण प्रदान करते हैं, पर्यावरण की सफाई में मदद करते हैं, एक क्षेत्र में सूक्ष्म जलवायु और जल चक्र को बनाए रखते हैं, दुनिया के जंगल अपने सभी निवासियों के साथ साथ ग्रह के समान स्वास्थ्य के लिए महत्व रखते हैं, वे मिट्टी के कटाव को रोकने की मदद करते हैं और पौधों या उसके हिस्सों के अपघटन से मिट्टी के पोषक तत्वों से भर देते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के उचित संतुलन को बनाए रखते हैं, वे विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे लकड़ी आदि की भी प्रस्तुत करते हैं और निवासियों और आसपास के लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, वातावरण में कार्बन को ठीक करने के लिए संग्रहित करने में वनों की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक उपयोगिता है, समाज और जीवन में मिश्रण के लिए वनों के लाभ यह आवश्यक बनाते हैं कि वनों की कटाई और सभ्यता के अन्य संभावित हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहें। पौधे, जानवर, पानी, प्रकाश, हवा, तापमान और मिट्टी आदि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। ये कारक सामूहिक रूप से किसी विशेष क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ने आरंभ से ही इन तत्वों में एक संतुलन स्थापित किया है। किसी विशेष क्षेत्र की प्रकृति के किसी भी तत्व में कोई भी उल्लेखित परिवर्तन कुल तत्वों के बीच स्थापित संतुलन को प्रभावित करता है, अतः यह समग्र रूप से पर्यावरण और प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कारण बनता है। नतीजा प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे यह रहने योग्य हो जाता है। वनस्पति, विशेष रूप से किसी क्षेत्र या देश के जंगल, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने और संतुलन की रक्षा करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी जलाशय या जलभूमि क्षेत्र में कोई पौधा नहीं होता तो वहाँ कोई मछली नहीं बचेगी और मछली के अभाव में मछली पर निर्भर सारस, अन्य पक्षी और सांप वहाँ नहीं रह पाएंगे। यदि किसी क्षेत्र के जंगलों को नष्ट किया जाता है तो मिट्टी की जल धारणा क्षमता कम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, भूमि का क्षरण बढ़ जाता है, नदियाँ सिल्ट हो जाती है और वर्षा ऋतु में क्षेत्र आसानी से जलमग्न हो जाता है और शुष्क मौसम में जल स्तर कम होने का कारण सूखा दिखाई देता है। फसलों की उपज घटेगी और कमी बढ़ेगी। फिर से रहने वाले सभी जानवर, पक्षी, मेढक, सांप नष्ट हो जाएंगे या वे भोजन की तलाश में खेत या मोहल्ले में आ जाएंगे। यदि पौधों की संख्या कम कर दी जाए तो वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए सामान्य स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने वर्तमान वन संसाधनों को पर्याप्त सुरक्षा देनी होगी और बढ़ती आबादी की अतिरिक्त मांग के अनुसार पौधों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वन और फलों को पेड़ लगाना होगा।
स्टैटिस्टिक्स में लगभग 50 देशों में वनों के तहत उनके कुल भूमि क्षेत्र में 10% से कम वन होते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में शामिल करने के लिए पश्चिमी घाट और विशेषता की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर चलिए हम अभी दिखा देते हैं आपको। दुनिया के सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक रूप में पश्चिमी घाट जैव विविधता संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता में एक समुद्र लेकिन अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण संरक्षण निगरानी सूची में है। मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद यहाँ दर्ज की गई प्रजातियों की स्थानिक सूची में नई प्रजातियों को जोड़ा जाना जारी है, जिनमें 16 पक्षी, 124 सरीसृप, 159 उभयचर, 16 स्तनधारी, 189 मछलियाँ, 69 ऑर्डोनेट, 36 तितलियाँ और 1600 कुल फूल पौधे वाले पश्चिमी घाट की जलवायु ऊंचाई और भूमध्य रेखा के क्षेत्र की दूरी के साथ बहुत ही भिन्न होती है। घाटों के निचले इलाकों में एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का अनुमान होता है, जो क्षेत्र की समुद्र में निकटता द्वारा नियंत्रण होती है। मानसून के दौरान पश्चिमी घाट बारिश वाले बादलों के लिए बाधा के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए घाटों के पूर्वी भाग की तुलना में वनाभूमि भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जो वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित दुनिया में एक समान अवलोकन के रूप में मुख्य भूमि की तुलना में द्वीपों और स्थानिक प्रजातियों अधिक आम है, जिन्हें भूमि के अलग होने पर अलग अलग करने के मजबूर किया जाता है। लेकिन एक बड़े उपमहाद्वीप पर स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट एक अपवाद है, एक भूमि क्षेत्र में रूप में जिसमें दुनिया में स्थानिकवाद का उच्चतम स्तर है। 650 वृक्ष प्रजातियों में से लगभग 54%, उभयचरों का 65%, सरीसृप का 62% और मछलियों का 53% स्थानीय कुमारी वाले ज्ञात अकशेरुक में 80%, बाघ भृंग स्थानिक पश्चिमी घाट विश्व स्तर पर कम से कम 325 खतरे वाली प्रजातियों के भी घर है। इन 325 विश्व स्तर खतरे वाली प्रजातियों में से लगभग 229 पौधों की प्रजातियां, 32 स्तनपायी प्रजातियां, 15 एविचिया सरीसृप प्रजाति मछली प्रजातियां हैं। जल विद्युत ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्यों माना जाता है, इसे विस्तार में समझाइए। 2.2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक शब्द जिसका अर्थ पानी जल विद्युत में बहने वाले यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है। हाइड्रो बिजली का एक उत्पन्न होता है या जब बांधों में, नदियों का झरनों में गिरने वाले पानी के बल का उपयोग टर्बाइनों को चालू करने के लिए किया जाता है, तब बिजली पैदा होती है। करने वाले जनरेटर को चलाते हैं। उत्पादित ऊर्जा के स्टेशन के निर्देशक किया जाता है जब ट्रांसफार्मर बिजली ग्रिड को इसके प्रसारण के वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक शब्द जिसका अर्थ पानी होता है जल विद्युत में बहने वाले यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है। हाइड्रो बिजली का एक उत्पन्न होती है जब बांधों, नदियाँ या झरने से गिरने वाले पानी के बल का उपयोग टर्बाइनों को चालू करने के लिए किया जाता है, तब बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाते हैं। उत्पादित ऊर्जा को स्टेशन के निर्देशन किया जाता है जब ट्रांसफार्मर बिजली ग्रिड को इसके प्रसारण से पहले वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। 2.3 नवीकरण संसाधनों के बीच हमारे परिवेश के बायोमास का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। बायोमास ऊर्जा तेजी से वैश्विक नवीकरण ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है और दुनिया भर में बिजली क्षमता के बढ़ते हिस्से के लिए जिम्मेदार है। नवीकरण ऊर्जा दुनिया भर में अंतिम ऊर्जा खपत में लगभग 5वें हिस्से की आपूर्ति करती है। पारंपरिक बायोमास और
जल विद्युत और नए नवीकरण छोटे जल विद्युत, आधुनिक बायोमास, पवन और भूतापीय और जैव ईंधन की गिनती करते हुए पारंपरिक बायोमास मुख्य रूप से खाना पकाने और गर्म करने के लिए लगभग 13% का प्रतिनिधित्व करता है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में घट रहा है क्योंकि बायोमास का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है। यह वैकल्पिक ऊर्जा रूपों द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। हाल ही कुछ भविष्यवाणी में पता चला है कि बायोमास ऊर्जा 2050 तक कुल विश्व ऊर्जा मिश्रण तक तिहाई हिस्सा बनने की संभावना है। वास्तव में जैव ईंधन परिवहन के लिए दुनिया के ईंधन का लगभग 3% प्रदान करता है। बायोमास ऊर्जा संसाधन सभी देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है। बायोमास आधारित उपयोगी स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और बायोमास पुनः विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। विकासशील देशों में पारंपरिक बायोमास उपयोग के नकारात्मक पहलुओं को आधुनिक अपशिष्ट के साथ साथ बिजली भी प्रदान करता है। बायोमास कचरे से कृषि, आधुनिक और लकड़ी से अवशेषण, साथ साथ नगर पालिका और औद्योगिक कचरे के प्राप्त सामग्री की विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। बायोमास कचरे से गर्मी और विद्युत ऊर्जा दोनों उत्पादन करने में सबसे आम तकनीक प्रत्यक्ष दहन है। बहुत कम वायुमंडलीय उत्सर्जन के साथ उन्नत गैसीकरण प्रौद्योगिकी द्वारा 80-90% तक उच्च तापीय क्षमता प्राप्त की जाती है। वायु प्रदूषण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के परिणामस्वरूप वातावरण की गैसीय संरचना में असंतुलन होता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से है। इसका परिणाम ग्लेशियर के पिघलने और समुद्र के बढ़ते स्तर के रूप में सामने आया है। द्वीपों के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न है। अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षों तक होती है जब वातावरण खतरनाक गैसें निकालती है। जब पानी की बूंदें इन दूषित पदार्थों में अम्लीय हो जाती है और अम्लीय वर्षा का कारण जिनमें जानवरों को पौधों में नुकसान पहुंचाना होता है। ये पूरा इसका आंसर लिखा गया है। इसके बाद कचरे का निपटान क्या है, कचरे के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में दिखाया गया है कि कचरे से होने वाले दुष्प्रभाव क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक घटकों का उदाहरण लेकर मानव पर्यावरण संबंध की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके बाद पर्यावरण का शोधन, पर्यावरण के शोधन को दिखाया गया है। इसके बाद पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है और वनों की कटाई, वन की कटाई के बारे में दर्शाया गया है। इसके अलावा जल संसाधन मेन संसाधनों का उपयोग पर्यावरण के साथ मानव संपर्क का एक महत्वपूर्ण मजबूत संकेतक है। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्यों ने अपनी पसंद का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाने की कोशिश में पर्यावरण को बदलना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण का क्षरण हुआ। जल अधिनियम के राष्ट्रीय विधान के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। इसका चौथा क्वेश्चन का आंसर है ये। राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संविधान में परिवर्तनों को शामिल करके पर्यावरण में सुधार संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। हालांकि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव भारत द्वारा विविधता वाले देशों में से एक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A 42वें संशोधन खंड जी से लिया गया है। मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सारा आंसर इसमें देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है जो मानव और बायोस्फीयर के बीच एक संतुलन संबंध को बढ़ावा और प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है।